गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जो होमवर्क किया था, क्या था? इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 तुम लोगों ने ट्राई किया? अगर कोई डाउट किसी को पूछने हैं इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में, तो पहले इसके डाउट्स बताओ। एनीवन? सॉल्व किया कि नहीं किया? कोई कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज सॉल्व नहीं किया, ऐसा? और रीजन क्या है सॉल्व नहीं करने का? टाइम नहीं मिला? सर मेरे को बस फर्स्ट 5 करने का टाइम। ओनली फर्स्ट 5? और फर्स्ट 5 हो गई या कोई डाउट है? सेकंड वाले में थोड़ा डाउट है सर। और किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है? इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का जो होमवर्क दिया था मैंने, देखो मैथ्स, पर्टिकुलरली मैथ्स। हाँ, मैं ये समझ गया तुम्हारी बात बिल्कुल। मैं भी इसलिए बोल रहा था कि अपनी ये तीनों क्लासेस कॉन्जिक्यूटिव डेज में ही हो गई, तो हो सकता है तुम लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं मिला हो, बिकॉज यहाँ की क्लासेस के बाद तुम्हें स्कूल का भी देखना होता है और लेक्चर्स वगैरह भी रिवाइज करोगे और सारा कुछ करोगे, तो टाइम नहीं मिल पाता है। बट पॉइंट इज कि चलो अभी आज के लिए टाइम नहीं मिला होगा, बट कभी ना कभी जितना जल्दी हो सके होमवर्क को कंप्लीट करना, होमवर्क को पेंडिंग नहीं छोड़ना। और हम ये वाले क्वेश्चंस अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कोई और डाउट है किसी को तो बता दो, और वापस से भी डिस्कस कर लेंगे। मेरा एम, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, कि हमें कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अगर तुमने बाई चांस आज होमवर्क में से, तो ट्राई करो कि हमेशा होमवर्क टाइमली कर लो। बट किसी भी रीजन से अगर होमवर्क टाइमली नहीं हो पाता है, और जब भी तुम सॉल्व करते हो, तो वो अपना जो भी तुम्हारा डाउट आता है वो भी तुम्हारा डिस्कस होके क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? इनको मैं क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, बट अगर किसी को लास्ट क्लास तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को मिला के हमने जो भी अभी तक बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में पढ़ा है, उसमें कोई पॉइंट किसी को डिस्कस करना है तो बताओ। थ्योरी वाइज या क्वेश्चन का कोई भी स्टेप या कुछ भी? नहीं? लास्ट क्लास में तो लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस किए थे, तो वो सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ रहे हैं? क्योंकि ये वाला चैप्टर और चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट है। फॉर्मूला अपने अपने के पास सिर्फ एक ही है कि x प्लस वाई होल टू पावर n का एक्सपेंशन क्या है, लेकिन एक फॉर्मूले पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे। इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हम अगर 4x प्लस 1 के रूट को थोड़ी देर के लिए a बोल दें, जिससे कि बार बार नहीं लिखना पड़े, तो क्वेश्चन इज 1/a 1 प्लस a बाई 2 होल रेज टू पावर n 1 माइनस a बाई 2 होल रेज टू पावर n। ठीक है? ये वाला 2 भी बाहर कर देते हैं। अब 1 प्लस ए होल रेज टू पावर n को ओपन करेंगे, तो nc0 प्लस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर एंड सो ऑन बनेगा। 1 माइनस ए की पावर n को ओपन करेंगे, तो nc0 माइनस nc1a प्लस nc2a स्क्वायर माइनस nc3a2 एंड सो ऑन बनेगा। इन दोनों ब्रैकेट में कैंसिलेशन, nc0 वाली टर्म का हुआ, फिर nc1 वाली टर्म ऐड हो जाएगी, nc2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यानी कि जिन भी टर्म में बायनोमियल कोफिशिएंट का लोअर इंडेक्स इवन आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है,
वो तो कैंसिल हो जाएंगे और ऑड वाला बच जाएगा, और ऑड वाला बच के डबल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 n into a, तो बाहर है, डबल ऑफ nc1 into a, nc3 into a square, nc5 into a cube एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है, अच्छा इसको सिंप्लीफाई किया पहले तो इस वाले ब्रैकेट से एक स्मॉल a कॉमन लिया, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 भी एक पावर में कैंसिल किया, सर a क्यूब a raised to 5 ऐसे आएगा ना? हाँ a क्यूब a raised to power a क्यूब a raised to power 5 ऐसे ही है, सही है। तो एक a raised to power 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या बचेगा, nc1 प्लस nc3 a स्क्वायर प्लस nc5 a raised to power 4 एंड सो ऑन। इसको और जो क्वेश्चन ने बोला है उसे हम कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है, अच्छा क्वेश्चन ने, ओके, अरे इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी बट ठीक है मैंने लिख दिया है, तो कि क्वेश्चन ने बोला है कि ये एक्सपेंशन सॉल्व होने के बाद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a5x की पावर 5 बनता है। x a जो है वो हमने 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट बोला हुआ है। अगर हमें x की पावर 5 चाहिए तो तुम्हें देखना है कि हमने n को कहां तक रखना है। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ आ रहा है कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला एक्सप्रेशन जब हम a को इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, nc1 प्लस nc3 इंटू a स्क्वायर की प्लेस पे 4x प्लस 1 आ जाएगा, nc4 इंटू सॉरी nc5 इंटू a रेज टू पावर 4 a रेज टू पावर 4 के प्लेस पे 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब बताओ कि x की पावर 5 बनाने के लिए कहां तक जाना पड़ेगा, कितनी टर्म्स लिखनी पड़ेंगी इस ब्रैकेट में? 11। 11 कि x की पावर 5 बनाने के लिए हमें 4x प्लस 1 की पावर 10 तक जाना होगा, और सॉरी 4x प्लस 1 की पावर 5 तक जाना होगा। 4x प्लस 1 की पावर 5 का मतलब a की पावर 10 हो गया, और a की पावर 10 जब आएगा जब nc11 आ जाएगा तो n मस्ट बी 11। समझ आ रहा है? यहाँ पे मैंने कैसे बोला nc11 की अगर a की पावर 4 चाहिए तो लोअर इंडेक्स 5 आ रहा है, a की पावर 2 चाहिए तो लोअर इंडेक्स 3 आ रहा है, तो a की पावर 10 चाहिए तो लोअर इंडेक्स 11 आना चाहिए, और सिंस वो लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म में लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स सेम होना चाहिए। सर मुझे यहीं पे डाउट था कि n को अगर हम 12 भी लेंगे तो भी सेम ही आएगा ना? n को अगर हम 12 भी लेंगे तो भी सेम आएगा बिकॉज वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन ने कुछ और बोला है कि एन पे कंडीशन? हाँ नहीं, सही बोला है, ओनली एन ही फाइंड करने को बोला है। तो एक बार देखना कि एन सॉरी n इक्वल्स टू 11 के लिए तो हमने जो भी डिस्कस किया वो तो हो ही गया, बट अगर हम n को 12 लेते हैं, सिंस ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो nc12 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ओनली ऑड सफिक्स वाले जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे बच रहे हैं। तो भी हम इस एक्सपेंशन को x की हाईएस्ट पावर 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n की पॉसिबल वैल्यूज 11 एज वेल एज 12, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 11 ही गिवन है तो इस तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लो, फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n बजाय फाइंड वैल्यू ऑफ n। बट पॉइंट इज जो अभी क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में n का आंसर 11 एज वेल एज 12 बोथ आर पॉसिबल। तो और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? सर सर लेकिन जब पीछे आंसर की में बस 11 दिया है इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि 12 कहीं से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्या?
नहीं कैंसिल नहीं होगा 12 पे, इसलिए नहीं मैंने बोला सर, कि मतलब इन द सेंस दैट कहीं से 12 डाल के देखेंगे तो कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी आएगा, ऐसा कुछ होगा? नहीं हो रहा। पुट करके मतलब जैसे अगर तुम्हें ये डाउट है तो क्लास के बाद तुम पुट करके चेक करना, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि 12 पुट करने के बाद भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तब क्या बन जाएगा, एन को 12 रखा तो 12C1, फिर 12C3, 12C5, तो लास्ट में 12C11 तक जाएगा। 12C12 वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 12C11 तक जाने का मतलब a की पावर 10 ही बनेगा, और a की पावर 10 का मतलब x की पावर 5 ही बन जाएगा। तो 11 एज वेल एज 12 बोथ आर करेक्ट आंसर। गिवन ओनली 11 ही है, तो ओनली 11 अगर ऑप्शन रखना है अपन को तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n कर लो, और अदरवाइज आंसर चेंज करके 11, 12 कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन सर, नंबर समझ 7, गया। prove that the coefficient of r plus one of term in the expansion of this is equal to sum of the coefficient of r and r plus one of term in the expansion of this। जो 1 + x की पावर n+1 है, इसमें r प्लस 1th टर्म में जो x की पावर आएगी वो r आएगी या r+1 आएगी? बोलो। मैं पूछ रहा हूँ 1 + x की पावर n+1 के एक्सपेंशन में r+1th टर्म जो होगी उस टर्म में x की पावर कितनी होगी, r या r+1? क्या हुआ, अगर नहीं समझ रहा तो एक्सपेंशन लिख लो इसका। इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, n+1 c0, n+1 c1 x की पावर 1, n+1 c2 x की पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट टर्म है जब r0 है, ये सेकंड टर्म है जब r1 है, ये थर्ड टर्म है जब r2 है। तो अगर हमें r+1 टर्म चाहिए तो इसका मतलब कि x की पावर जो लोअर इंडेक्स है वही x की पावर है, तो x की पावर r रिक्वायर्ड। तो इसका मीनिंग हो गया दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर r इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल रेज़ टू पावर n+1। और हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था जिसके अकॉर्डिंग या इसी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन लिख के रखा है अपन ने, हमारा आंसर n+1 CR हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ने बोला है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ RF एंड r+1 टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n। इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x रेज़ टू पावर n, कोफिशिएंट ऑफ RF टर्म जो हमने अभी डिस्कस किया है बिल्कुल सेम मेथड से, ये NCR-1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ r+1 टर्म जिसमें x की पावर r बनेगा ये NCR हो जाएगा। इन दोनों का सम NCR-1 प्लस NCR हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर NCR बन जाता है, और ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है, ये प्रूव करने को बोला है क्वेश्चन। एनी अदर डाउट? ओके, तो कल लास्ट में हमने बाइनोमियल थ्योरम के जो क्वेश्चंस किए थे उनमें एक तो x की पावर कुछ भी r बोल रखा है, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना, पी आर मतलब कि ये बोल दिया क्वेश्चन ने कि एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म फाइंड करो, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। विच नंबर इज ग्रेटर, इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये वाले क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, इसी में वेरिएशन भी लिया था कि हमने आगे मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसके एक्सपेंशन में x की पावर जो भी पूछा क्वेश्चन ने 5 का या -1 का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो अगर आगे ब्रैकेट में कुछ है एक्स्ट्रा तो फिर हम इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट करके उन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हमने ये किया था, डेटा मुझे ध्यान नहीं है बट 1 - x
1 माइनस एक्स की पावर 5, 1 प्लस 2x की पावर 7। इसके एक्सपेंशन में x की पावर 3 का कोफिशिएंट फाइंड करना। तो इन किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? Sir, can you explain last type again? दिस वन? Yes, sir. इस टाइप का हमने एक एग्जांपल ये लिखा। क्वेश्चन नोट करो। तो अब देखो कि देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लास्ट जो मैंने लिखा था उसके वो तो एग्जांपल है ही, उसमें एक वेरिएशन और ले लिया कि अभी इस ब्रैकेट में x की सिंगल पावर है बट इस ब्रैकेट में x स्क्वायर है। तो ये ऑब्वियस है कि जब हम इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो हमें x की ओनली इवन पावर्स ही मिलेगी। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में x की ओनली इवन पावर्स हमें मिलेंगी, यहाँ पे इवन और सारे मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन में x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछा है तो हम पॉसिबल केसेस क्या क्या बना सकते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0, सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 4। नेक्स्ट केस जो बनेगा फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 2 और सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 2। फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 1 वाला केस नहीं बनेगा। थर्ड केस फर्स्ट ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 4 और सेकंड ब्रैकेट से x रेज़ टू पावर 0। ये 3 केसेस बनेंगे ओनली। फर्स्ट स्टेप कि केसेस कौन कौन से बने ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप कि अभी हमने कहा फर्स्ट केस में फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0 रिक्वायर्ड है। बोलो कोफिशिएंट कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ एनसीआर? सर x की पावर 0 क्यों चाहिए? टोटल पावर 4 बनानी है और बाइनोमियल एक्सपेंशन में जैसे फर्स्ट टर्म 1 है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा? 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 5 का फर्स्ट टर्म 5c0 into 1 रेज़ टू पावर 5, फिर 5c1 into 2x स्क्वायर रेज़ टू पावर 1। तो ये वाले टर्म में x की पावर 0 आ रहा है। तो अगर हमने फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0 ले लिया और सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 4 ले लिया तो इन दोनों पावर्स को कंबाइन करके ओवरऑल x की पावर 4 मिल जाएगा। यस सर। तो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या लिखें? 5c0। सेकंड ब्रैकेट से x की पावर 4 का कोफिशिएंट बोलो। 3 into 4c4। गलत है, और बोलो। सर Second. 4c4 times minus 3 raised to 4। माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 जो पहले बोला था उन्होंने ओनली 3 बोला था तो माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 आएगा या 3 रेज़ टू पावर 4 बोल दो। तो इसके करस्पॉन्डिंग नंबर जो भी आएगा कैलकुलेशन करके याद आएगा। अब तुम सभी लोग अपने नोटबुक में खुद से ये दोनों नंबर्स लिखो, एक बार लिखो फिर मैं बताता हूँ। ये सोच समझ के लिखना, इसमें कई बार कई लोग मिस्टेक करते हैं। हमें फर्स्ट ब्रैकेट से x की पावर सर x के पावर 0 का कोएफिशिएंट हम लोग दोनों ब्रैकेट से लेंगे ना, क्योंकि वो तो टोटल x का पावर चेंज नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, हम इन दोनों ब्रैकेट के एक्सपेंशन में से एक, जैसे इसके एक्सपेंशन में 6 टर्म्स हैं, इसके एक्सपेंशन में 5 टर्म्स हैं, ठीक है। हाँ। इन 6 टर्म्स में से एक टर्म लेंगे, इन 5 टर्म्स में से एक टर्म लेंगे। तो वो एक टर्म कौन सा है? हमने कहा कि इस इन 6 टर्म में से एक टर्म x की पावर 0 वाला ले लिया
और हाँ। इन 5 टर्म्स में से एक टर्म x की पावर 4 वाला ले लिया, तो यहाँ से हम वापस x का 0 नहीं लेंगे, एक ही टर्म लेना है, तो वो हमने x की पावर 4 वाला टर्म लिया। इन दिस केस कोफिशिएंट जो है वो 5c0 आया, एंड इन दिस केस कोफिशिएंट इज 4c4 into minus 3 raised to power 4। तो अभी क्लियर है? लेकिन अगर दूसरे ब्रैकेट से भी x टू द पावर 0 का ये लेंगे तो फिर तब भी तो x का डिग्री तो 4 ही रहेगा ना, क्योंकि नहीं रहेगा ना। अगर हमने फर्स्ट ब्रैकेट से भी x रेज टू पावर 0 ले लिया एंड सेकंड हाँ। ब्रैकेट से भी x रेज टू पावर 0 ले लिया, तो ओवरऑल तो x रेज टू पावर 0 रह जाएगा, क्योंकि हमने अभी क्या बोला कि दोनों ही ब्रैकेट से एग्जैक्टली यस वन वन समझ टर्म लेना है। समझ। तो सर 661 है क्या आंसर? आंसर में सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो तुम जिसने भी बोला है बताओ यहाँ पे क्या लिखा कि फर्स्ट ब्रैकेट से x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या? सर 5c1 into 2। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 5c1 into 2 आएगा, 5c2 into 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ x स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका मीनिंग कि ये हमें x स्क्वायर रेज टू पावर 1 चाहिए, और इस ब्रैकेट से x स्क्वायर रेज टू पावर 1 का कोफिशिएंट 5c1 into 2 आ जाएगा। इन दिस केस इस ब्रैकेट से x की पावर 2 चाहिए, तो 4c2 into minus 3 रेज टू पावर x की पावर 4 का मतलब इन दिस केस x स्क्वायर रेज टू पावर 2, कोफिशिएंट आ जाएगा 5c2 into 2 रेज टू पावर 2, x की पावर 0 चाहिए यहाँ से। तो एक बार सभी लोग इन नंबर्स को देख लो कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है वो क्लियर है क्या, और इस ये नंबर फर्स्ट वाला 3 रेज टू पावर 4 बन रहा है, 3 रेज टू पावर 4 इज 81, दिस नंबर इज 10 into 6 into 9, दिस नंबर इज 10 into 4, तो ये बन गया 81 प्लस 540 प्लस 661 बोला था क्या? यस सर। सर तो आपने दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई क्यों किया? मान लो फर्स्ट वाला जो एक्सपेंशन है वो a नॉट प्लस a1x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x की पावर 4 a3x की पावर 6 एंड सो ऑन है। सेकंड वाला जो एक्सपेंशन है वो b नॉट प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर b3x रेज टू पावर 3 b4x रेज टू पावर 4 ऐसे है। अब हमें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x रेज टू पावर 4 चाहिए, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से x का 4 कब बनेगा? जब हम टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमें x के पास 4 मिलेगा। यस सर समझ गए। अब इसका तो ओवरऑल पावर 28 है, और ये में यहाँ पे x की पावर 12 है और यहाँ पे x की पावर 24 है। सबसे पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो अपना एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अपन ने लास्ट क्लास में किया था वैसा हो गया कि हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 25 in expansion of 1 plus x raised to power 12 plus x raised to power 24 plus x raised to power 36 into 1 minus 3x raised to power 28। अब इस क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बट अभी मैंने जब ऐसा क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर लिया, तो अभी क्यों लिखा है कि ये हमने एक केस वो लिया है जब रिक्वायर्ड पावर से ज्यादा पावर अगर आ रही है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। कहने का मतलब कि दिस होल क्वेश्चन बिकम्स, एक बार यहां तक लिख लो, coefficient of x raised to power 25 in 1 minus 3x raised to power 28 plus coefficient of x raised to power 25 in x raised to power 12 into 1 minus 3x raised to power 28। इस तरह से 4 पार्ट्स बन जाएंगे। सर बट फिर जो आपने फोर्थ में लिखा है सर एक्सेस के बाद 25 एक्सेस के बाद 36 हो तो जीरो हो जाएगा ना सर, इम्पॉसिबल है। सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, तो वही पॉइंट है कि कभी भी जब r की वैल्यू नॉट पॉसिबल आ रही है, दैट मींस कि r एनसीआर वाली जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उन सारे की सारे केसेस में हमारा कोफिशिएंट का आंसर 0 आ जाएगा। नॉट डिफाइंड या कुछ और नंबर नहीं आएगा, 0 ही आएगा। और इन तीनों को हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वाले का मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, देखो समझ आता है क्या। सर सेकंड स्टेप नहीं समझा मुझे। सेकंड स्टेप दैट मींस ये वाला स्टेप नहीं एकदम स्टार्टिंग में वो आपने उससे सबसे पहले हमने इन दोनों को एक बार सारे लोग देखना, पूरा सॉल्यूशन मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्वेश्चन अब बोल रहा है कि इसके एक्सपेंशन में, मतलब ये और ये सेम ही लिखा हुआ है, इसके एक्सपेंशन में x रेज़ टू पावर 25 का कोफिशिएंट रिक्वायर्ड है। हमने 1 into this x raised to power 12 into this and so on ऐसा करके इस क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 and so on, और हर एक केस में x की पावर 25 चाहिए। यहाँ तो डायरेक्टली हमारा आंसर 28c 25 minus 3 raised to power 25 आ गया। फर्स्ट, कोई डाउट किसी को इस नंबर में? ठीक है। सेकंड वाले के लिए क्या किया कि 25 यहाँ है, 12 पावर ऑलरेडी बाहर है, तो 12 पावर से कम करेंगे तो x की पावर 13 रह जाएगा, और इसके एक्सपेंशन में x की पावर 13 का कोफिशिएंट ये आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पूछना है किसी को कुछ भी चीज, 13 कैसे बोला, 25 minus 12 is equal to 13। सेम लॉजिक यहाँ पे कि 24 पावर को कम किया तो x की पावर 1 बचेगा, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 28c1 माइनस रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। और फोर्थ में बोला कि सिंस x की पावर 36 ऑलरेडी बाहर है और इससे जो भी आएगा वो x की पावर होल नंबर में ही आएगा, यानी कि हम इस पावर को और बढ़ा ही सकते हैं, कम नहीं कर सकते, तो x की पावर 25 कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए हमारा कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। सर तो कैलकुलेट नहीं ना करना हुआ इतना। वो अभी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली इतनी हायर पावर्स का अगर है तो ऑप्शन तुम्हें इसी फॉर्म में दे देगा। इनफैक्ट ऑप्शन इस तरह से लिख देगा कि जो भी आंसर आ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
कि जो भी आंसर है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ट्रू और फॉल्स? बताओ सही बात है गलत बात है? दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 कॉमन आ रहा है। सर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको, जैसे मतलब जो फर्स्ट वाले का है उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का जनरल टर्म लिखेंगे एंड देन तीनों को लाइक जनरल टर्म में फाइंड करेंगे। पी क्यू आर लिखेंगे एंड उसका इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तीनों का तुमने जो बोला कि तीनों का जनरल टर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद जनरल टर्म लिखते हैं तो एक्स के पावर्स को मतलब सब मल्टीप्लाई Compare करेंगे इन द जनरल टर्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जो तुमने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही वाला पॉइंट है कि एग्जाम में अगर अपने 10 सेकंड्स भी बच रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि वो बच जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, तुमने तो जो बोला वो क्या था कि इसका जनरल टर्म अलग लिखा, फिर इसका जनरल टर्म x की पावर 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद अलग लिखा, ऐसे ही इसका जनरल टर्म अलग लिखा, और इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन हमें अभी 3 डिफरेंट जनरल टर्म्स लिखने पड़े बिकॉज ये x की पावर 12 और x की पावर 24 की वजह से वो ओवरऑल x की पावर हर एक जनरल टर्म में चेंज हो जाएगी। हमने क्या किया अपने मेथड में कि बजाय इसको इसके साथ कंबाइन करने के इस 12 पावर को यहां से कम कर दिया, तो ऐसा करने से ये बन गया, और अभी ये और ये एग्जैक्टली सेम बन गए, तो हमें सेम टाइप का एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखना पड़ेगा ओनली, यानी कि एक ही जनरल टर्म से काम चल जाएगा। अदरवाइज जो तुमने किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार मैं चैट और देख लेता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन में 28 का x और x स्क्वायर इस टू पावर 4 का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना। लास्ट सर मैंने वो समझा नहीं, वो x टू द पावर 13 आपने क्यों कर दिया उसको हटा के x टू द पावर वो जो था? ठीक है मैं बताता हूँ अभी। मुझे तुमने क्या पूछा है कि 1 माइनस 3x इस टू पावर 28 का x और x स्क्वायर रेज टू पावर 4 या फिर ये x की पावर 24 है का मल्टीप्लिकेशन आएगा ना x की पावर 25। जिससे मुझे नहीं समझ आया तुम्हारा डाउट, ये तुमने x स्क्वायर रेज टू पावर 4 कहां से लिखा है? इज इट x रेज टू पावर 24 और x स्क्वायर रेज टू पावर 4? आई थिंक x रेज टू पावर 24 होगा। हाँ ओके, हाँ बिल्कुल ठीक बोला तुमने, बिल्कुल। यहां से अगर हमें x की पावर ओवरऑल 25 चाहिए तो x की पावर 24 ऑलरेडी बाहर है और x की पावर 1 यहाँ से ले लेंगे, तो जो तूने बोला वो करेक्ट है। और मैं इसको वापस से भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 25 इन x रेज़ टू पावर 12 1 माइनस 3x रेज़ टू पावर 20, ये हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पे, और उसको मैंने फिर बाद में 13 से क्यों रिप्लेस कर दिया। लॉजिक तो ये था, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कि इसके एक्सपेंशन इनटू x रेज़ टू पावर 12 का जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें हमें x की पावर 25 चाहिए, लेकिन हमने कहा कि x की पावर 12 तो ऑलरेडी इस ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, तो अगर इस ब्रैकेट से हमें x की पावर 13 मिल जाए, ओनली x की पावर 13, तो ये दोनों पावर्स कंबाइंड होके x की पावर 25 बना लेंगे। इसलिए हमने बोला कि नेक्स्ट स्टेप कि दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 13 इन दिस ब्रैकेट ओनली। हमने कहा ओवरऑल तो x की पावर 12 बाहर ही है, बट ओनली इस ब्रैकेट से x की पावर 13 अगर मिल जाता है तो x की पावर 12 और x की पावर 13 मिलके x की पावर 25 बना लेंगे, तो ओनली इस ब्रैकेट से हमें x की पावर 13 चाहिए। ये तो है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में हम इस चीज को मतलब जो हमने 5-10 सेकंड लगाए हैं इसको भी कम कैसे कर सकते हैं कि डायरेक्टली ये बोलना है कि जितना x की पावर बाहर है, जैसे यहाँ पे 12 पावर बाहर है, इस 12 पावर को कम करना है, 0 लेके जाना है, तो 12 से कम किया तो इस पावर को भी 12 से कम कर लिया, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 25 है,
इस पावर को 0 बनाने के लिए इस पावर को x की पावर 1 बना देंगे, 24 पावर से कम किया। तो अभी इसके एक्सपेंशन में x की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए और वो x की पावर 1 का कोफिशिएंट 28c1 into -3 हो जाएगा। सर तो x के पावर 25 का कोफिशिएंट इसमें और x टू द पावर 13 का कोफिशिएंट सेम होगा क्या उस दूसरे? इसमें this statement and this statement, these two statements are equivalent. ठीक है, ये वाली चीज मतलब जो तुम डाउट आ रही है पावर कम करने वाली, इस टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट वाली क्लास में किए हुए हैं। अगर तुमने लास्ट वाला लेक्चर अटेंड किया था तो मान लो ऐसा कोई भी केस है कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट बताओ, तो हम इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके फर्स्ट में तो 2 into दिस इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 फाइंड कर लेंगे। सेकंड में सिंस x स्क्वायर ऑलरेडी इस ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में है तो इस ब्रैकेट से x की पावर 5 का ही कोफिशिएंट फाइंड करेंगे बिकॉज 2 पावर ऑलरेडी बाहर है। इस तरह से तो एक बार लास्ट वाला जो लेक्चर है उसके नोट्स एक बार और देखना और चीजें क्लियर हो जाएंगी। last 3 digits in 27 raised to power 27. सर अभी समझ आया। सभी लोग प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करो क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में और आंसर बताना। जिनको अभी क्लियर नहीं है कि आगे क्या करना है, तो हमने कल लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो हम इस क्वेश्चन को मान लेंगे कि इस नंबर को 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। तो इन दिस केस 1000 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए हम 9 रेज़ टू पावर 40 को 10 - 1 रेज़ टू पावर 40 लिख के बाइनोमियली एक्सपेंड कर देंगे और सिंस लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए तो लास्ट के जो 3 टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, उससे पहले वाले टर्म्स 1000 के मल्टीपल आ जाएंगे।
क्योंकि 10⁻³ इन सबसे कॉमन आएगा, तो ये मल्टीपल ऑफ 1000 हो जाएंगे। उससे पहले सभी को ये साइंस जो है कहाँ प्लस और कहाँ माइनस लगाया है ये भी क्लियर होना चाहिए। और उसके लिए क्या कि अगर इवन पावर है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव आएगा, और सिंस बीच में माइनस साइन है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस चलेंगे। तो लास्ट पॉजिटिव तो सेकंड लास्ट नेगेटिव, तो थर्ड लास्ट पॉजिटिव, इस तरह से। तो अगर हमें लास्ट के 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड है तो हमने लास्ट की 3 टर्म्स इनको अलग कर दिया, और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं ये डेफिनेटली 1000 का मल्टीपल है, क्योंकि 10 मिनिमम पावर 3 तो आ ही रहा है। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो 40C38 इंटू 10⁻² है ये बाई चांस 1000 का मल्टीपल बन रहा है। एक जीरो यहाँ से आ गया और एक जीरो यहाँ से आ गया, तो ये बाई चांस 1000 का मल्टीपल बन रहा है। तो इस नंबर को भी हम अब इसमें कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हमने कैलकुलेशन के बाद चेक की है। अगर नहीं, मान लो यहाँ पे 40 की जगह से 57 लिखा होता तो फिर ये 1000 का मल्टीपल नहीं बनता, और इन तीनों की कैलकुलेशन करके हम एक नंबर बना लेते। बट अभी बन रहा है तो हम इसमें कंबाइन कर लेंगे 40C1 इंटू 10⁻1। यहाँ पे ये 1 नहीं है, 39 है, ऑल्दो मीनिंग सेम है, बट 40C 39 है पैटर्न के अकॉर्डिंग। ये 39 लिख लेना सभी लोग। तो हमने अब कैलकुलेशन की तो फिर बोला कि यहाँ से और यहाँ तक तो 1000 के मल्टीपल्स आ गए। जो आगे नंबर लिखा हुआ है वो माइनस का 400 और जो सबसे लास्ट नंबर है वो प्लस का 1। तो ये पूरा नंबर 1000 का मल्टीपल -399 आ गया। अगर हम 1000 का मल्टीपल -399 को 1000 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो 1000 का मल्टीपल -399 को 1000 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है? 601। कि यहाँ पे 1000 का मल्टीपल तो 1000 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर काइंड ऑफ 399 विद नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर 601। तो लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं इसके, इस नंबर के लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 6, 0 और 1 आ जाएंगे। अब इसमें ये सारा नोट कर लो, जो भी तुम्हें पॉइंट डिस्कस करना है वो डिस्कस करो। ये स्टेप 1 है। कैलकुलेशन तो तुम लोग चेक कर ही लोगे, बट चलो ये स्टेप 2 है। स्टेप 2 के बाद ये जो हमने बोला है सर बट फिर 3 को भी मल्टीप्लाई करना था ना सर, अरे -399 हाँ के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो भूल गया। बाहर एक 3 भी है, बाहर का जो 3 है उसका भी यूज करेंगे। तो 3 इंटू 1000 का मल्टीपल, तो 1000 का सम अदर मल्टीपल, माइनस 3 इंटू 999, सॉरी 3 इंटू 399।
तो हमारा आंसर 803 आ जाएगा। सर m क्या है? m का मतलब मल्टीपल, कोई भी इंटीजर है। ओ So how did you get 803 as answer? यहाँ तक क्लियर है? Yes or no? No, sir. Can you explain that part? हमने जब टेन माइनस वन स्क्वायर 40 को एक्सपेंड किया तो ये आ गया। हमने कल जो मेथड डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग कि इफ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ सम नंबर, तो हम फिर 1000 से डिवाइड करेंगे और एक्सपेंशन में लास्ट के जो माइक ऑफ कर दो, लास्ट के जो 3 टर्म्स हैं उनको अगर अपन हटा दें, लास्ट 3 डिजिट चाहिए तो लास्ट के 3 टर्म्स, तो उनको अगर अपन हटा दें तो इससे पहले वाले जो नंबर होंगे वो ऑटोमेटिकली 1000 के मल्टीपल्स बन जाएंगे, जो मेथड हमने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो 1000 के मल्टीपल्स बन रहे हैं। अब इन नंबर्स की कैलकुलेशन करके इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी जस्ट चांस की बात थी कि दिस नंबर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 1000, तो इसको भी हमने इसी के साथ कंबाइन करके 1000 का मल्टीपल बोल दिया। लेकिन अगर ये 1000 का मल्टीपल नहीं आता, मान लो कुछ ऐसे आता 52387 कुछ भी, तो हम इस और फिर ये माइनस 400 है और ये प्लस 1 है, तो इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करके इसको 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लेते। अभी ये 1000 के मल्टीपल में ट्रांसफर हो गया तो ओनली ये दोनों बचे। इन दोनों की कैलकुलेशन करी तो दिस वन इज -400, दिस वन इज +1, तो दिस बिकम्स -300। तो दिस होल is multiple of 1000, that is 1000 into m, -400 + 1, that is -399। और इस सर पूरे आपने 2 बार मल्टीपल ऑफ 1000 क्यों लिखा? मतलब तो एक पहली बार वहां तक, फिर दूसरी बार में एक एक्सटेंड क्यों किया उसको? बिकॉज यहाँ तक का तो मल्टीपल ऑफ 1000 ऑलवेज किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा कि यहाँ पे 10 की पार्ट 3 ही बनेगा ऑलवेज, और यहाँ 10⁻³ है तो यहाँ 10⁻⁴, 10⁻⁵ एंड सो ऑन होगा। तो दीज नंबर्स आर ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 1000। ये वाला जो नंबर है ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1000 का मल्टीपल आ रहा है, बिकॉज इसमें अपर इंडेक्स 40 आ रहा है, तो एक जीरो मिल गया मुझको, ठीक है, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया इसको। तो यहाँ तक 1000 का मल्टीपल ये वाला नंबर, इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन में 3 है तो ये 3 है। तो अभी यहाँ तक का स्टेप देख लो, किसी को कुछ भी पूछना है कि दिस नंबर 27 मतलब 3⁻³ होल रेज़्ड टू पावर 27 is finally equivalent to 3 into multiple of 1000 minus 399। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो 3 into 1000 into m, तो बेसिकली ये 27 to the power 27 का 3 into 1000 m minus 399, मतलब ये रिजल्ट है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और 3 into m को हमने कोई m डैश बोल दिया कि अगेन ये 1000 का ही मल्टीपल है। 3 into 399 को सॉल्व किया तो 1197 आ गया, ठीक है। तो यही नंबर को यहाँ पे लिखा हुआ है। 1197 को हम 1000 + 197 करके लिखेंगे, आगे माइनस साइन है इस वजह से ये माइनस, तो 27⁻27 जो है फाइनली बिकम्स दिस 1000 का मल्टीपल -1000 यानी कि ये भी 1000 का मल्टीपल -197। अब जब हम इस नंबर को, इस पूरे नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी -197, बट सिंस रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आ सकता तो ऑलवेज हमने क्या रूल बनाया हुआ है कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मैं इस चीज को एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों ने, हो सकता है लास्ट वाला क्लास जो है वो अटेंड नहीं किया है, इस वजह से डाउट आ रहा है। तो एक बार देखना कि हमने कोई इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया और मान लो हम उस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक नंबर, कोई भी बड़ा नंबर n है और इस नंबर n को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बताना है। तो हम इस n को जब इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि 7 का मल्टीपल +3 इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 1000 का मल्टीपल प्लस सम नंबर बोला है, ऑल्दो वो नंबर नेगेटिव है, पर मान लेते हैं
कि n जो है वो 7 का मल्टीपल प्लस 3 बन जाता है। अब हम 7 का मल्टीपल प्लस 3 नंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आंसर 3 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट सभी को समझ आता है? जब 7 का मल्टीपल प्लस 3 टाइप के नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड सिचुएशन कि मान लो जो n है वो 7 का मल्टीपल -3 आ गया। जब हम 7 का मल्टीपल -3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रिमाइंडर -3 आएगा, बिकॉज जब हम किसी भी एक नेचुरल नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? Positive. पॉजिटिव में भी क्या क्या? ऑल पॉजिटिव 7 नंबर, and less than 7. 7 नहीं हो सकता, Less हाँ, than or only less that's than why. 7. लेस देन 7, लेकिन लेस कहाँ तक? ओनली 0. पॉजिटिव। 0 भी हो सकता है, एग्जैक्ट। कि जब भी हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिर्फ ये रिमाइंडर हो सकते हैं अगर हमने 7 से डिवाइड किया है। तो रिमाइंडर -3 नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इस नंबर को 7 का मल्टीपल -1 प्लस 7 -3 ऐसे तो लिख ही सकते हैं। m को m -1 प्लस 1 करके लिखा, तो अभी बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 7 का कोई दूसरा मल्टीपल, बिकॉज अगर m इंटीजर है तो m -1 भी इंटीजर होगा और ये +4 बन जाएगा और अभी हमारा रिमाइंडर का आंसर जो है वो +4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। लेकिन सिंस ऑलवेज यही पैटर्न फॉलो होने वाला है, जब भी यहाँ पे माइनस साइन आता है तो हमने कहा कि एक रूल क्या बना लिया बेसिक सा, कि जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ रहा है तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को ऐड करके रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना। तो इन दिस केस रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर -197 आ रहा था और हम डिवाइड कर रहे थे 1000 से, तो उस 1000 को ऐड करके जो नंबर आया 803, ये हमारे रिमाइंडर का फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर है? कुछ कोई भी पॉइंट किसी को डिस्कस करना है तो कर लो। सर तो वहाँ रिमाइंडर -1000 -197 था कि बस -197? अगर हमने -1197 को रिमाइंडर बोल दिया, मान लेते हैं बोल दिया, तो हमने कहा कि रिमाइंडर नेगेटिव है, तो फिर हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस हाँ, नंबर को ऐड करेंगे, तो अभी भी नेगेटिव आ रहा है, फिर वापस से वो नंबर ऐड करना पड़ेगा, तो जाके आंसर। अच्छा, समझ गया सर। तो लास्ट 3 डिजिट्स 803 है। या ऐसा करते हैं, थोड़ा याद करने में सिंपल हो जाएगा, ऐसे ही लिख लो।
सिंस यहाँ पे मैंने टर्म लिखा है तो तुम लोग प्रॉपर फिर टर्म इस तरह से लिख लेना, इसको x की पावर n माइनस और y की पावर r लिख लेना। अब एक और बोर्ड पर देखो कि जैसे मान लो n को हमने इवन वाला केस लिया कि x प्लस वाई की पावर 4 है, इसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स बनेंगी उनको हम t1 t2 t3 t4 t5 इस तरह से बोल देते हैं। 5 टर्म्स बनेंगी। अगर 5 टर्म्स बन रही हैं तो मिडिल में एग्जैक्टली एक ही टर्म आ रही है t3, और t3 जब लिखेंगे तो 4c2 x रेज टू पावर 4 माइनस 2 y रेज टू पावर 2 लिखेंगे। तो t3 के लिए हम r इक्वल्स टू 2 यूज कर रहे हैं। तो जब n 4 है तो r 2 आ रहा है। अच्छा तुम लोग अब बताओ कि सॉरी n अगर 6 होगा तो r कितना आ जाएगा? 4 4 आएगा।3 3 आएगा। अगर n 6 होगा तो t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 मैं लिख दूंगा t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 ये 7 टर्म्स बनेगी। इनमें से मिडिल टर्म तो t4 बनेगा, लेकिन t4 के करस्पॉन्डिंग r तो हम 3 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो n 4 है तो r 2 आ रहा है, n 6 है तो r 3 आ रहा है, n है तो r कितना आ जाएगा? n by 2 n by 2 n by 2। ठीक है, तो इफ n इज इवन r की वैल्यू n by 2 आ जाएगी। इफ n इज ऑड, इस सिचुएशन को भी एक बार समझते हैं कि मान लो पावर 5 है तो पावर 5 में टोटल 6 टर्म्स बनेंगे एक्सपेंशन में। अगर 6 टर्म्स बन रही हैं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स बन रही हैं, तो मिडिल में 2 टर्म्स आएंगी t3 और t4। ये दोनों ही टर्म्स मिडिल में आ रही है। t3 और t4 के करस्पॉन्डिंग r की जो वैल्यू है वो 2 और 3 आ रही है। अगर n 7 है तो t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 ये 8 टर्म्स बनेंगी। मिडिल में t4 t5 बन रही है और इनके करस्पॉन्डिंग r की वैल्यू 3 और 4 आ रही है। जब n ऑड है तो r के दो आंसर्स आएंगे। तो n जब 5 था तो r के दो आंसर्स 2 और 3 आ रहे थे। n जब 7 है तो r के दो आंसर्स 3 और 4 आ रहे थे। तो n जब n है और n ऑड है तो बताना r के दो आंसर्स क्या आएंगे? n plus 1 by 2 and n minus 1 by 2 सभी को ये चीज क्लियर है? Yes, sir. इन दीज केसेस, दोनों ही केस में ये तो हमने r लिखा है और r का यूज tr प्लस 1 में होगा। तो tr प्लस 1 अगर ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म है तो Sir, tr प्लस 1 तो दोनों आर के वैल्यूज का एवरेज निकालेंगे क्या? नहीं, इस सिचुएशन में हमारे दो ही आंसर होंगे, इस सिचुएशन में एक ही आंसर होगा। सर तो फिर आपने एक ही मिडिल टर्म लिखा है ना सर, टी आर प्लस 1 में। इन दिस केस टी आर प्लस 1 इज द मिडिल टर्म, लेकिन यहाँ पे फिर दो दो टर्म्स आ रहे हैं। इसको लिखो, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जो भी तुम्हें समझ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सा है या कौन कौन से ऑप्शन आंसर में आ सकते हैं।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी चाहिए वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ अलग अपन को जाना ही नहीं है। तो तुम्हें जो भी ऑप्शन सही लग रहा है एक बार बता दो, फिर अपन डिस्कस तो करेंगे। सर एन ऑड है या इवन है? ओके, अच्छा 11। B and C. बी एंड सी, एक ने आंसर बोला बी एंड सी। सर 5 and 6, A and B। ए एंड बी, तो देखो आंसर बी एंड सी सही है, 6 एंड 7। कि यहाँ पे जो हमने नोट किया है उसके लिए सबसे पहली चीज कि जो पावर है यानी कि जो n है वो 11 है, यानी कि हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे। इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग r का आंसर n+1/2 और n-1/2 आएगा। तो 11+1/2 और 11-1/2 यानी कि 5 और 6 आ जाएगा। लेकिन ये तो r की वैल्यूज हैं, टर्म कौन सी है? tr+1, दैट मीन्स t6 एंड t7 आर मिडिल टर्म्स। r+1 की वजह से t6 और t7 जो है वो मिडिल टर्म है। क्वेश्चन में r नहीं पूछा था, क्वेश्चन में k पूछा है कि अगर इसके एक्सपेंशन में tk मिडिल टर्म है तो फिर k कितना है? तो k का आंसर हमारा 6,7 हो जाएगा। तो अभी जिसने पहले ये पूछा था कि tr+1 का मीनिंग और ये पूरा सॉल्यूशन, देखो दोनों चीजें क्लियर है। इन दिस केस r की अगर आंसर क्वेश्चन पूछता तो हमारा आंसर 5,6 आता, बट क्वेश्चन ने बोला है कि tk इज मिडिल टर्म और हमें k बताना है, तो r+1 जो इन दिस केस 6,7 बन गया, ये हमारा आंसर होगा। सेकंड चीज कि ऑलवेज हम ये चीज को याद रखें, ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर मिडिल टर्म चाहिए, बोर्ड पर देखना, अगर मिडिल टर्म चाहिए तो जो भी पावर है, जो भी अपर इंडेक्स है, इसका बाई 2 कर दो r फाइंड करने के लिए। तो r फाइंड करने के लिए पावर का बाई 2 कर दो। पावर का बाई 2 करने से पावर पे डिपेंड करता है कि ये नंबर खुद इवन है कि ऑड है। अगर इवन होगा तो r हमें ऑटोमेटिकली होल नंबर मिल जाएगा, अगर ऑड होगा तो r होल नंबर नहीं मिलेगा। जब भी r होल नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें +1 और -1 करके r फाइंड कर लो, ठीक है। तो ये पैटर्न ऑलवेज सिंस फिक्स्ड है, तो बहुत ज्यादा इसमें अपन को दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि 2 - 3x रेज टू पावर 72 के एक्सपेंशन में इसका मिडिल टर्म अगर t k है तो k की वैल्यू बताओ, तो बताना आंसर क्या? 32. 30? 2. सर 33। 36. क्या 36. हो गया? 37. हाँ सर 37. 37. अगेन वही वाली बात थी कि r जो है वो हमने 72/2 करके फाइंड कर लिया, बट k जो है वो r+1 से 37 आ गया, ठीक है। तो जब भी मिडिल टर्म की बात करें हम इस पावर का बाई 2 कर देंगे। पावर का बाई 2 करने से या तो हमें डायरेक्टली होल नंबर मिल जाए तो वहीं पे ही हमारा आंसर आ जाएगा। पावर का बाई 2 करने से 11/2 इन दिस केस होल नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो हम +1 -1 करके बाई 2 कर देंगे, तो हमें r के 2 आंसर्स और करस्पॉन्डिंग k के 2 आंसर्स मिल जाएंगे। सर और अगर मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछा तो? कोफिशिएंट पूछा है तो फिर हमने r फाइंड कर ही लिया, तो tr+1 इन दिस केस 72c 36 2 रेज टू पावर 36 -3x रेज टू पावर 36। तो कोफिशिएंट जो है वो 72c 36 2 रेज टू पावर 36 -3 रेज टू पावर 36 ऐसे हो जाएगा। जब हमें r मिल गया तो टर्म मिल जाएगा, और टर्म मिल Yes. गया तो वेरिएबल्स को हटाने के बाद कोफिशिएंट मिल जाएगा। मैं भी वैसे कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है मिडिल टर्म में, वो नोट कर लेते हैं पहले।
middle term of binomial expansion has greatest binomial coefficient. ये दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है उसकी हेल्प से। तो एक बार नोट करो फिर मैं बता दूं। अब जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो तुम्हें नहीं नोट करना है, यहाँ तक नोट करना है बस कि देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो हमने बोला था कि NCR इज बाइनोमियल कोफिशिएंट। जब हम NCR वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो R की वैल्यू 0 से लेके N तक ही जा सकती है। तो सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? कंटिन्यूअस फंक्शन थोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि हम ग्राफ ऑलवेज ओनली कंटीन्यूअस फंक्शन पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे। जब R को 0 पुट किया तो NCR की वैल्यू 1 आ जाएगी, NC0 इज इक्वल टू 1। R को 1 पुट किया तो NC1 की वैल्यू N आ जाएगी, NC2 की वैल्यू N इंटू N माइनस 1/2 आ जाएगी। तो हम मतलब जस्ट समझने के लिए तुम अगर R को 5 ले लेते हो, सॉरी N को 5 ले लेते हो, तो ये 5C0 की वैल्यू हो गई, ये 5C1 की वैल्यू हो गई, ये 5C2 की वैल्यू हो गई, 5C3 सब पैराबोला जैसा कुछ बनेगा। कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला जैसा बन जाएगा अगर हम ज्वाइन कर दें तो। 5C3 भी 10 ही होता है, 5C4 और 5C5 ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NC(n-R). तो लोअर इंडेक्स 0 पे और 5 पे वैल्यू सेम आएगी, लोअर इंडेक्स 1 पे और 4 पे सेम आएगी, लोअर इंडेक्स 2 पे और 3 पे सेम आएगी। ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है। ये डायग्राम ऑलवेज अपने मिडिल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब डिपेंड करता है कि ये n इवन है कि ऑड है। अगर मैंने n को 6 लिया होता और हम 6CR वर्सेस R ड्रॉ कर रहे होते तो इस तरह से कुछ ग्राफ बन जाता। और ये वाला ग्राफ भी अपनी जो मिडिल लाइन है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, 0 पे तो वैल्यू मैच नहीं करेगी, 0 से शुरू करना है ग्राफ को। 1 पे मान लो ऐसे कुछ आ गया, 2 पे ऐसे कुछ आ गया, तो ये अपनी जो मिडिल लाइन है इसके अबाउट कंप्लीटली सिमेट्रिक होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट का रिलेशन यहाँ से ही है। हमने बोला कि NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू N/2 इफ N इज इवन। N अगर इवन था तो NCR की वैल्यू मैक्सिमम R इक्वल्स टू 3 पे हो रही है। ठीक है, और ओनली एक ही टर्म ऐसा आ रहा है जब वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। अगर N ऑड है तो NCR की मैक्सिमम वैल्यूज ये दोनों आ रही है और ये वाली वैल्यूज R इक्वल टू 2,3 पे आ रही है। और R इक्वल टू 2,3 का मतलब 5 ± 1/2 ही लिखा हुआ है। तो NCR इज मैक्सिमम
when r is equal to n plus 1 by 2 और n minus 1 by 2. इन दिस केस दो सिचुएशंस आ रही हैं और ये जो हमने अभी लिखा है और इससे पहले जस्ट नोट किया था कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, वो बिल्कुल ही मैच कर रहे हैं. तो इन दोनों को कंबाइन करके ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन इज मैक्सिमम व्हेन दैट कोफिशिएंट इज ऑफ मिडिल टर्म, बिकॉज मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स में आर यही आता है. तो हमें अब क्वेश्चन एक तो डायरेक्टली बोल दे जैसे मैंने अभी लिखा था कि कुछ भी 3x minus 4y raised to power 11 ये एक्सपेंशन में मिडिल टर्म अगर t के है तो हमें k फाइंड करना है. क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को घुमा के ये बोल देगा कि if tk has greatest binomial coefficient in expansion of this then find possible values of k. तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है. ये वाला पॉइंट समझ आया? सर एक बायनोमियल में दो टर्म का कोफिशिएंट सेम हो सकता है? कोफिशिएंट बोल रहे हो या बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल रहे हो? पहले तो बायनोमियल कोफिशिएंट मतलब हाँ बिल्कुल सेम. जैसे ग्राफ के हिसाब से दोनों सेम है ना? बिल्कुल बिल्कुल सेम होता ही है बिकॉज NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. तो अगर हमने मान लो n को 5 लिया तो 5C0 इज इक्वल टू 5C5, 5C1 इज इक्वल टू 5C4. इसी प्रॉपर्टी से 5C2 इज इक्वल टू 5C3. तो ऑलवेज ऐसा होगा. हमने अभी जो जितने भी क्वेश्चंस करे हैं अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन कंप्लीटली लिखें NC1 प्लस जैसे 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, NC1 प्लस NC2 x क्या कर रहा हूँ, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 x स्क्वायर और लास्ट में जाके NCn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 NCn x की पावर n. ये इसका कंप्लीट एक्सपेंशन है. जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये नंबर और ये नंबर सेम होगा, ये नंबर और ये नंबर सेम होगा, ये नंबर और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो सेम होगा. तो स्टार्टिंग से जो पैटर्न बन रहा है और लास्ट से जो पैटर्न बन रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट का वो सेम आएगा बिल्कुल. तो एक बार अब यहाँ तक कंप्लीट नोट कर लो और जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसका आंसर बताना. सर 12 है क्या आंसर? 13. दो डिफरेंट आंसर आ गए. Sir, 13. हाँ 13 ठीक है. तो मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया. सर एक और डाउट था सर, अगर कोफिशिएंट दो रहते हैं तो ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोफिशिएंट भी दो रहेंगे, तो k-3 का तो दो वैल्यू होगा ना? बिल्कुल.
मतलब इस क्वेश्चन के फिर 2 आंसर आ जाएंगे। अगर पावर 18 की जगह 19 होता यानी कि ऑड पावर होता अच्छा तो k की पॉसिबल वैल्यूज है। यस नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। लेट tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, इन एक्सपेंशन ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मीनिंग क्या है कि हमने कुछ सॉल्व किया, कोई एक्सपेंशन सॉल्व किया और वो सॉल्व करने के बाद ऐसे बन जाता है। एक्सक्यूज मी सर, एक और डाउट था कि जिस बायोनॉमियल का डिग्री इवन रहता है उसमें एक ही ग्रेड आंसर आएगा बिल्कुल, और जिसमें पावर ऑड है उसमें 2 आंसर्स आएंगे। नहीं, उसमें एक ही बायोनॉमियल ग्रेटेस्ट बायोनॉमियल कोफिशिएंट रहेगा ना? बिल्कुल। ठीक है सर। तो ये लिखना नहीं है, मैं एक बार समझाने के लिए कुछ बता रहा हूँ। कि हमने कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन को प्रॉपर कैलकुलेशन करके लिखा, तो मान लेते हैं ऐसा बन गया, तो तुम लोग बताना कि अच्छा मैंने अभी यहाँ पे x लिखा हुआ है, चलो तो तुम लोग बताओ कि x इक्वल टू 1 के लिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, t1 t2 t3 t4 t5 t6, x इक्वल टू 1 के लिए which term has numerically greatest, which term is numerically greatest term? T4. और कोई? अब देखो न्यूमेरिकली वर्ड का मीनिंग क्या है। एक क्वेश्चन ये बोलता कि विच टर्म इज एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और एक क्वेश्चन ने ये बोला है कि विच टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो न्यूमेरिकल वर्ड का मीनिंग है कि हमें ओनली उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं, और मैग्नीट्यूड से अगर मतलब है तो T5 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अभी क्लियर है क्या कि अगर हमें ओनली मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड लगाने के बाद जो नंबर आ रहा है ओनली उससे मतलब है हमें, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है तो इन दिस केस मॉड लगाने के बाद ये वाला नंबर 8 बन जाएगा, जबकि ये वाला नंबर 5 बनेगा। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो इन दिस केस ये वाला होगा, और एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो ये वाला होगा। तो दोनों ही वर्ड अभी क्लियर है, एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म विदाउट मॉड, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विद मॉड। अब बोलो कोई डाउट किसी को है तो अगर क्वेश्चन ने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वर्ड यूज किया है तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया, कि हमने मान लिया कि tr+1 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। तो अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये अपने राइट वाले टर्म से बड़ा होना चाहिए, अपने लेफ्ट वाले टर्म से भी बड़ा होना चाहिए। इक्वलिटी भी होल्ड कर सकती है, बिकॉज अगर मान लो ऐसे लिखा होता तो फिर अपन बोलते हैं कि T5 as well as T6 both are numerically greatest terms, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह का कोई डेटा होता तो फिर T5 एंड T6 both are numerically greatest term। तो इसके एक्सपेंशन में हम लोग tr+1 tr+2 या tr इन तीनों एक्सप्रेशंस को लिख के और इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करते हैं तो जो इसका रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट हमें याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और वो रिजल्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। वो रिजल्ट बनता है कि r इज लेस देन और इक्वल टू,
सर अगर ऐसे क्वेश्चन में T1 भी अगर 8 हो जाता तो क्या चूज करते हैं? तो फिर वो तीनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाते हैं। बट हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि T1 और T7 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बन जाए। अगर मोर देन वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आ रही है तो वो ऑलवेज कॉन्जिक्यूटिव ही आती है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप कर दिया, तुम लोग क्लास के बाद सॉल्व कर सकते हो, अभी कुछ काम का नहीं है। लेकिन इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व किया, इस इनइक्वालिटी को अलग सॉल्व किया और उनका रिजल्ट कंबाइन कर दिया, तो फाइनल जो आंसर आता है वो देखो आंसर क्या है कि ये और ये बिल्कुल ही सेम लिखा हुआ है, 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई। इंपॉर्टेंट चीज कि 1 तो ठीक है, एन जो है वो पावर वाला एन यूज कर रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन कि यहाँ पे हमें x अपॉन वाई ही लिखना है। x अपॉन वाई का मीनिंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म है। हम इसको y अपॉन x नहीं कर सकते, अदरवाइज नंबर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड टर्म बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज करना है। तो ये वाला नंबर ये लिखा हुआ है और ये नंबर इसमें से -1 करने के बाद लिखा हुआ है। अब जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 3 minus 5x raised to power 15 when x is equal to 1 upon 5। अब एक बार बोर्ड पर देखना फिर आगे नोट कर लेना कि हम इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले 1 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई, तो 1 प्लस 15 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 5x का मॉड में माइनस लगाओ या ना लगाओ मैटर नहीं करेगा। तो यानी यहाँ पे इस x का मतलब हमने फर्स्ट टर्म से लिया है और इस y का मीनिंग हमने सेकंड टर्म से लिया है, तो हमने 3 अपॉन 5x लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर x की वैल्यू 1/5 बोली हुई है, तो दिस बिकम्स अभी तो 4 आ गया, चलो कोई नहीं, अभी तो ये एक नेचुरल नंबर आ गया। तो अभी ये नंबर 16/4 यानी कि 4 आ गया। ऐसा नहीं है कि ये नंबर ऑलवेज ही एक नेचुरल नंबर आएगा, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये नेचुरल नंबर आ रहा है। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करें तो इसका मीनिंग हो गया कि 4 - 1 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो r की पॉसिबल वैल्यूज इन दिस केस 3, 4 आ गई और इसका मतलब कि T4 एंड T5 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, बिकॉज आर के दो आंसर्स आ रहे हैं और हमने टी आर प्लस 1 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोला था। तो T4 एंड T5 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और क्वेश्चन में हमसे टर्म फाइंड करने को बोला है। तो T4 लिखेंगे, T5 लिखेंगे, इसके एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म 15C3 3 रेज टू पावर 15 माइनस 3 और -1 रेज टू पावर 3। -1 क्यों? क्योंकि हमने x की जगह 1/5 भी पुट कर दिया, तो 5 into x 1 बन गया। T5 लिखेंगे तो 15C4 3 रेज टू पावर 11 -1 रेज टू पावर 4। ठीक है, एक बार तुम लोग यहाँ तक नोट करो, फिर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है, मैं करता हूँ। एक बार यहाँ तक सारा कुछ नोट कर लो।
तो हमने सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए 1 + n अपॉन 1 + mod of x upon y की वैल्यू फाइंड की। इन दिस केस वो वैल्यू 4 आ गई, तो r जो है वो 3 से 4 लाई कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो सिंस r होल नंबर है, हमने ये कहीं यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अपन को पहले से ही पता है कि r एक होल नंबर होता है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से होल नंबर्स आ गए, 3 और 4। तो r की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, तो फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म भी यहाँ पे 2 आ जाएंगे और वो t4 और t5 हो जाएंगे। क्वेश्चन ने एनजीटी फाइंड करने को ही बोला है, तो हमने t4 को फाइंड किया और t5 को फाइंड किया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना है मुझे, अब एक बार बोर्ड पर देखो, तुमने यहाँ तक लिख किया होगा कि अपना एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बट ये दो आंसर्स आ रहे हैं और ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये दोनों आंसर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आनी चाहिए। ये हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए तुम्हें सॉल्व करके बता रहा हूँ कि 15c3 3⁻12 फर्स्ट वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू और 15c4 3⁻12 सेकंड वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज ऑलवेज सेम आती हैं अगर इस मेथड से हमारे पास r के दो आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करी तो दिस इज 15 into 14 into 13 into 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 into 2 into 1 into 3⁻12 और इधर के कैलकुलेशन करी तो 15 into 14 into 13 into 12 into 11 फैक्टोरियल, मतलब ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा नीचे से, और 4 into 3 into 2 into 1 into 3⁻11। तो देखना दोनों साइड ये कैंसिल कर दिया, 3 into 2 into 1 ये कैंसिल कर दिया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। और ऐसा हमेशा होगा, हमें एग्जाम में ये चेक करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो अगर r के दो आंसर्स आ रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएंगे और उन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बिना चेक किए सेम आएगी। ये तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी इस वाले एग्जांपल में r जो है वो होल नंबर आ गया था, किसी दूसरे क्वेश्चन में मान लो 37/8 बन जाता है तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 4 पॉइंट समथिंग हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 4 पॉइंट समथिंग -1 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, बोलो। r एक होल नंबर है और r 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग 4 ओनली एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 4। अगर r 4 है तो हमारा t5 जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज 2 आंसर्स आएंगे, एक आंसर भी आ सकता है, बट अगर ये एक्सप्रेशन की वैल्यू होल नंबर आएगी तो डेफिनेटली 2 आंसर्स आएंगे। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू होल नंबर नहीं आएगी तो r का सिर्फ एक करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म का एक ही आंसर आएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर इसका कोई डेरिवेशन है 1 + n डिवाइड बाय 1 + mod x बताया x? था अभी मैंने कहा ना, कैलकुलेशन मैंने नहीं बताई थी। जब हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का जो आर्टिकल शुरू किया था उसके बाद क्या लिखा था कि अगर tr+1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो ये अपनी नेक्स्ट टर्म और अपनी प्रीवियस टर्म इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। ये नोट किया था हमने भी। हाँ, लेकिन 1 + n वाला, हाँ मैंने वो कैलकुलेशन नहीं बताई, इसकी कैलकुलेशन करोगे और इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जाके वो कंडीशन बन जाती है। कैलकुलेशन बताऊं क्या, एक बार देखो, ये जो लिखा है tr+1 अपॉन tr+2 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। tr+1 क्या होता है, ncr x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। अच्छा ठीक है, इस तरह से अपन ही कर लेंगे। बस उसको एक्सपैंड करने से मतलब आंसर आ जाएगा। हाँ,
कुछ एक मतलब एक्स और वाई की एक ही पावर तो यहाँ पे बच जाएगी, और यहाँ पे हम एनसीआर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हमने जो लास्ट लास्ट क्लास में नोट किया था कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? जब दोनों के अपर इंडेक्स सेम है और लोअर इंडेक्स कॉन्जिक्यूटिव है। तो अभी यही हो रहा है कि दोनों के अपर इंडेक्स सेम है और लोअर इंडेक्स कॉन्जिक्यूटिव है। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम आर की वैल्यू में इन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सर तो x और y दोनों के पावर से n और r हट जाएगा क्या? क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें देख लो, हाँ ठीक है समझ ठीक है गया। ना। ये वाला Yes. जो एक्सप्रेशन लिखा है ये y अपॉन एक्स ही लिखा हुआ है बस। तो हमने कहा फर्स्ट थिंग कि अगर r होल नंबर है तो दो आंसर, r होल नंबर नहीं है, अरे r नहीं, अगर ये वाला नंबर होल नंबर है तो r के दो आंसर्स आ जाएंगे, अगर ये होल नंबर नहीं है तो r का एक ही आंसर है। सेकंड थिंग कि अभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है और x खुद ने बता दिया है। कई बार क्वेश्चन क्या करता है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और x नहीं बताएगा। फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो बताना कि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए x के प्लेस पे क्या यूज करोगे। नहीं, हमने अभी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी हमें टर्म से कोफिशिएंट बनाना है तो वेरिएबल्स को वन पुट कर देंगे। तो जब भी क्वेश्चन ने कोफिशिएंट पूछा है तो हम वेरिएबल्स को वन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू वन यूज कर लेंगे। इनफैक्ट क्वेश्चन ऐसे होता कि 3y माइनस 5x रेज टू पावर 15 इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बनाना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y, तो हम x और y दोनों को वन पुट कर लेंगे। तो जब भी टर्म से कोफिशिएंट चाहिए तो वेरिएबल्स को हटाना है और उसका मीनिंग कि वेरिएबल्स को मैथमेटिकली हम वन से रिप्लेस कर देंगे जिससे कि वेरिएबल्स हट जाए। तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट चाहिए तो ये हम वेरिएबल्स को वन पुट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट कि हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था टर्म वाला, उसमें दो आंसर्स आए थे और हमने कहा था कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के तो ये दोनों आंसर्स ही हैं। दो आंसर्स हैं यहाँ पे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन ए में T4 लिखा हुआ है पूरा वैल्यू, ऑप्शन बी में T5 लिखा हुआ है पूरा वैल्यू, ऑप्शन सी में कुछ ऑप्शन डी में कुछ और। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाले सिचुएशन में ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि T4 या T5 में मॉड नहीं लगाएगा, टर्म तो विदाउट मॉड है। हम तो ये कह रहे हैं कि if T4 and T5 are numerically greatest terms, that means कि mod of T4 and mod of T5 both are equal and greatest। ठीक है, तो ऑप्शन में मॉड नहीं लगा के देगा, T4 जो भी आएगा विद साइन आएगा, T5 जो भी आएगा विद साइन आएगा। ठीक है, अभी तुम ऑब्जर्व करो तो देखो T4 नेगेटिव आ रहा है और T5 पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फाइंड एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म का आंसर हमारा T4 हो जाएगा या T5 हो जाएगा? 5. T5। एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म T5 हो जाएगा और एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म T4 हो जाएगा। जबकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म T4 एंड T5 दोनों है, बट एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म पॉजिटिव वाला हो जाएगा और एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म जो है वो नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो ये जो मैंने दो तीन पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं इनके मैं एक बार एग्जांपल तुम लोगों को लिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10. किसी का भी सेम या डिफरेंट आंसर आए तो बताना। सर 10. कोई भी स्टेप पूछना है तो डिस्कस कर लो। मैंने कुछ भी बोल के एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ बोर्ड पे लिखा है। थ्री डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो तीनों के अलग अलग आंसर्स बताने। फर्स्ट है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए, कोफिशिएंट भी यहाँ पे ध्यान रखना। एंड सेकंड एंड थर्ड अलजेब्रिकली।
So first में k is equal to 2 and 3. 2 and 3 Yes. Sir. नहीं नहीं, जो r आ रहा है वो r क्या आ रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 5 आ रही है। हाँ सर वो मिस्टेक की मैंने. तो बोलो फर्स्ट का आंसर क्या आया। 5 and 6. सेकंड है एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। तो इसके लिए हमें साइन चेक करने पड़ेंगे कि किस केस में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, किस केस में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो हमने पहले t5 फाइंड किया, t5 इज 6 k इक्वल टू r इक्वल टू 4 के लिए 6 से 4 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 एंड t6 इज बिना चेक किए नेगेटिव बोल सकते हो, चेक करने के बाद नेगेटिव बोल सकते हो। तो इसका मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग टर्म कौन सा आया, बोलो t5 या t6। 36. t5 जो पॉजिटिव है उसको ग्रेटेस्ट बोलेंगे ना, मतलब पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो t5 इज x इक्वल टू 1 क्यों लिया, मैं भी बताता हूँ, बट एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए सॉल्व किया तो फिर t5 और t6 टर्म का जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आ रहा है। फिर हमने t5 और t6 की वैल्यूज फाइंड की, ये नंबर x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है और ये नंबर x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसा वो जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था ना कि कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे बन गया 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 5x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 5 माइनस 8x की पावर 6, ऐसे कुछ बन गया। तो फिर इस सिचुएशन में ये दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के करस्पॉन्डिंग आंसर हो जाएंगे, बट एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म पॉजिटिव वाला बोला जाएगा और एल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म नेगेटिव वाला। तो एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए आंसर t5 आ जाएगा और एल्जेब्रिकली लीस्ट कोफिशिएंट के लिए आंसर t6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इनके आंसर्स हो गए। अब किसी ने पूछा था कि x को 1 क्यों लिया। अगर ये बोलें कि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म क्या है, इस एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म है माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अगर ये बोलें कि इस एक्सप्रेशन में सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है -3। तो जब भी टर्म चाहिए तो वेरिएबल्स आएंगे, कोफिशिएंट चाहिए तो वेरिएबल्स नहीं आएंगे। तो यहां से यहां आने के लिए हम मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू। तो अभी ये कंप्लीट क्वेश्चन में तीनों पार्ट क्लियर है। इस क्वेश्चन का ही एक और पार्ट चाहो तो लिख लो, अदरवाइज वैसे ही आंसर बता दो कि इफ tk हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट देन फाइंड k। बताओ बिना पेन चलाए बता सकते हो। So 4
4 और लोगों का आंसर? 4. 4. In this case r is equal to 6/2 that is 3 हो जाएगा और t r+1 की वजह से k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हम जस्ट इससे पहले डिस्कस किया था, इसमें न्यूमेरिकल वर्ड नहीं है बिकॉज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ न्यूमेरिकल वर्ड लिख भी दें तो मैटर नहीं करेगा, मॉड लेने के बाद सेम ही नंबर आने वाला है। बट इन सच सिचुएशन न्यूमेरिकली वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज माइनस साइन की वजह से टर्म नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकती है। तो ये अपना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का जो कंसेप्ट है ये कंप्लीट है। अभी तक जो आपने पढ़ा है आज के लेक्चर में, कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है किसी को? सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट एक और बार बता सकते हो? मतलब उसका मतलब अलजेब्रिक ही होता है कि दोनों हो सकता है? दो कंसेप्ट को सेपरेट रखो। मैंने तो जस्ट क्वेश्चन अभी इसमें लिखा दिया था, अदरवाइज एल्जेब्रिकली और न्यूमेरिकली वर्ड जो है वो टर्म के लिए या कोएफिशिएंट के लिए है, उसमें बाइनोमियल वर्ड नहीं। हमने बोला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या एल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पे बाइनोमियल वर्ड नहीं। तो ये एक अलग आर्टिकल हो गया जो हमने अभी इस वाले मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा है तो ये इससे जस्ट पहले जो पढ़ा था मिडिल टर्म वाला कंसेप्ट, उसका क्वेश्चन हो गया। और हमने जो भी क्वेश्चन लिया था उसमें पावर 6 था, तो r की वैल्यू सिंस इवन पावर है तो n/2 से 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी और t4 जो है उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। ओके सर, समझ गया। कोई और डाउट किसी को? जो तुम्हारा अभी तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वो डे आफ्टर टुमारो है, तो तब तक अच्छा तुम लोग बताओ तुम्हारे पास जो भी जितना भी टाइम अवेलेबल है तुम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन 10, 15, 20, 30 कितने क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो? सर 10 हो जाएंगे, 15 तक खींच सकते हैं, 15 मैक्सिमम। सर बाकी टीचर्स भी देते हैं ना होमवर्क, स्कूल के भी है, पेस्ट के भी है। मैं देखो ऑल्दो मतलब इतने कम से काम नहीं चलेगा, बट एक बार हम बिगनिंग करें तो अभी एक बार 15 क्वेश्चन तो करना, लेकिन सभी लोग 15 कंप्लीट करना। जिनके पास टाइम है वो ज्यादा भी कर सकते हो। अभी तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1A जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क सभी का कंप्लीट होना ही होना चाहिए। ठीक है, जिनके पास टाइम है वो आई थिंक एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर सकते हैं, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कर सकते हैं। बट अभी के लिए ये मस्ट है और तो सेकेंडरी है। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोगों को सॉल्व करना है। सेकंड चीज, आई डोंट नो मैंने पहले कभी डिस्कस किया है नहीं किया, बट जब भी तुम होमवर्क कर रहे हो तो जेई के अकॉर्डिंग हर एक चीज की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो होमवर्क के लिए ऑलवेज एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, रफ कॉपी में होमवर्क नहीं करना चाहिए। जब तुम होमवर्क सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि 1 to 15 सॉल्व करने हैं, तो जब तुम 1 to 15 क्वेश्चन वाला होमवर्क कर रहे हो, इससे पहले तुम्हें लेक्चर नोट्स में जो भी पढ़ना है पढ़ लो, लेक्चर नोट्स को बंद करो और उसके बाद होमवर्क करना शुरू करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमने साइड में लेक्चर नोट्स ओपन कर रखे हैं, फॉर्मूला लेक्चर नोट से कॉपी किया और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला तुम्हें याद करना है पहले याद कर लो, मैथड तुम्हें समझना है पहले समझ लो, लेक्चर नोट्स को बंद करो फिर होमवर्क करना शुरू करो। जब तुम होमवर्क कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए उन क्वेश्चंस में टिक करो, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में उन क्वेश्चंस में सर्कल लगा दो। ऐसा करके पूरा 15 क्वेश्चंस का अपन ने अटेम्प्ट ले लिया। ठीक है, और ऑलवेज फिर ये भी चेक करो कि जब हमने फर्स्ट टाइम बिफोर डिस्कशन ये होमवर्क किया था तो आउट ऑफ 15 हमने कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चंस नहीं किए। ये अपन को एक परसेंटेज काइंड ऑफ अपन को एक रफ आइडिया अपने माइंड में होना चाहिए कि हम अभी कितने परसेंटेज क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं बिफोर डिस्कशन,
फिर जब उस होमवर्क का क्लास में डिस्कशन होगा तो क्लास में जैसे मैं बोलूंगा कि 1 to 15 जो भी डाउट है वो बता दो, तो वो सारे क्वेश्चंस जिनमें तुमने सर्कल लगाया हुआ है एक साथ बोल दो। वो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए, डिस्कशन के टाइम पे करेक्ट सॉल्यूशन क्या है ये भी समझना है, और हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था ये भी समझना है। और फिर ये देखो कि अभी डिस्कशन के बाद जब क्लास एंड हो गई तो वापस से जो कल वाला होमवर्क था 1 to 15 वाला होमवर्क जो था, इसमें सब देखो कि अब हमें क्या सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आता है या अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके क्लियर करो। तो डाउट्स अपन को बिल्कुल नहीं छोड़ने। ऑलवेज जो भी हमने होमवर्क किया है उसको मॉड्यूल पे मार्क करो। मॉड्यूल पे मार्क करने का एक जो मेजर बेनिफिट है वो क्या होता है कि जब अपने पास जैसे अभी तुम्हारे सिलेबस में कई सारे चैप्टर्स हो गए और टाइम निकलेगा और आगे के चैप्टर्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास बहुत एम्पल टाइम है और हम सारा कुछ रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारे पास टाइम कम ही पड़ता रहेगा हमेशा। तो उसके लिए हम ओनली वही क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे जिन क्वेश्चन में हमने बाइनोमियल का मॉड्यूल नहीं मिला। और लोगों के पास हाँ सर, मेरे को भी नहीं मिला। सर मॉड्यूल 3 सर है ना? ऑनलाइन ही कर रहे हैं। हाँ सर, पीडीएफ जो है वो उससे अच्छा, तो लोगों के पास ऑनलाइन है, ओके। तो चलो अभी और तुम सॉफ्ट कॉपी से अगर सॉल्व कर रहे हो तो फिर कहीं पे जैसे जहाँ पे तुमने होमवर्क किया है वहां पे मार्क कर लो कि मेरे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चंस नहीं हुए थे। उसका बेनिफिट मैं जो बता रहा था वो क्या था कि जब बाद में हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा कि हम रिवीजन में सारे की सारे क्वेश्चंस वापस से सॉल्व करें। तो अपन रिवीजन के टाइम पे ओनली वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए थे। ठीक है, जो अपन से फर्स्ट टाइम में हो गए थे उनको रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ओनली वही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो फर्स्ट टाइम में नहीं हुए थे। ऐसा करके अपन कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो इन चीजों को फॉलो करना और अगेन ये वाला होमवर्क जरूर से करना नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कोई पॉइंट किसी को सर, डिस्कस करना है तो हाँ। वो आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बोला, अगर समझो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे 60% ऑफ द क्वेश्चन हुए नहीं जितने मैंने अटेम्प्ट किए, तो क्या 60% रिवाइज करूंगा एट द एंड? 60% अगर हो गए तो बचे हुए 40% रिवाइज करोगे जो नहीं, मैं attempt उल्टा बोल हुए। रहा हूँ, मैं जस्ट उल्टा केस बोल रहा हूँ। 40 हो गए, 60 हो गए। 60%, हाँ तो फिर 60% रिवाइज करनी चाहिए। बट एक्सरसाइज 1 लेवल की अगर अपन बात करें तो बिफोर डिस्कशन एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस तो होने ही होने चाहिए, मोर देन दैट होने चाहिए। ठीक है, ये भी अगर मान लो किसी सिचुएशन में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में 50% क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो फिर उसकी जो इन चैप्टर एक्सरसाइज है या फिर जो अपन ने क्लास में एग्जांपल्स किए हैं उनको बिना देखे सॉल्व करो, जिससे कि अपना अपन को कंसेप्ट थोड़ा और बेटर वे में समझ आए। सर आप इन चैप्टर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं दोगे? इन चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दूंगा। मैंने इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करने को बोला था, बट यही था कि कुछ लोगों के पास टाइम का है इशू। तो मैंने कहा कि ये तो एसेंशियल है ही है, ये तो तुम्हें मतलब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। अगर किसी ने इन चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्व की है तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो तुम डिस्कस कर लेना, कोई इशू नहीं। अभी किसी ने चैट में बोला सीवी करना ऑफलाइन इन चैप्टर एक्सरसाइज नहीं देखो ये अभी मैंने एक्चुअली इसलिए बोला है क्योंकि तुम्हारी अभी क्लास डे आफ्टर टुमारो है और तुमने बोला कि 15 क्वेश्चंस की हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज 1 का होमवर्क दिया है। अदरवाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज भी कंपलसरी है और एक्सरसाइज 1 भी कंपलसरी है। इनफैक्ट जेई के लिए ऐसा देखो रूल तो क्या बनाए, तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। तो ये अब तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम खुद से नहीं निकलेगा। तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा होमवर्क को सॉल्व करने के लिए और मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां तक पॉसिबल उतने ट्राई करो। बट अभी के लिए मैं आज के लिए सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अभी के लिए एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तो एसेंशियल है ही है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कोई पॉइंट कोई डाउट? सर इस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज का उतना जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरा अभी तक उतना तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। नहीं उतना जरूरत नहीं, सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है कि अगर एक नंबर्स की सीक्वेंस से रखी है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर्स एपी में है, जीपी में है या एचपी में है या एजीपी में है। सिर्फ बेसिक जो मीनिंग होता है ना एपी, जीपी, एचपी और एजीपी का, वो आना चाहिए। तो इतना तो पता है। तो उसमें ये बायनोमियल थ्योरम कैसे काम आएगा? वो अभी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में बाद में, उसमें यूज आता है थोड़ा सा।
ठीक है सर, इतना करता हूँ। ठीक है, चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय। एजीपी, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी और जीपी मिक्स कर दिया, जैसे 2 5 2 + 3 5 + 3 8 8 + 3 11, these numbers are in AP. 4 4 square 4 cube 4 raised to power 4, these numbers are in GP. तो अगर हम अब लिखें 2 into 4 plus 5 into 4 square plus 8 into 4 cube and so on, these numbers are in AGP. ठीक है, बस यही इतना यूज है अपने लिए। तो चलो बाय। क्या AGP? सर सीक्वेंशियल सीरीज के बाद ये बायनॉमियल इक्वेशन स्टार्ट किया, बीच में 2 चैप्टर और आते हैं, कौन से? स्ट्रेट लाइन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले। नहीं तो वो भी हो जाएंगे, मतलब वो अभी सीक्वेंसिंग का ऐसा भी वो नहीं, ये सारे चैप्टर्स वैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो एनसीआर का बेसिक यूज है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा पीएनसी का कोई यूज चैप्टर में आएगा नहीं, तो ये चैप्टर भी इंडिपेंडेंट है और स्ट्रेट लाइन तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो अलग से हो जाएगा। सर इंडिपेंडेंट मतलब हमें खुद से करना है कि वो नहीं, बाद में पढ़ाया जाएगा बट इस चैप्टर में कोई उसका यूज नहीं है। जैसे ओके हमने सर, कहा इस समझ चैप्टर में सीक्वेंस का यूज है थोड़ा सा, उन चैप्टर्स का। हाँ ठीक है, चलो।